हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से यूपी लेखपाल का खलिहान सीरीज का यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा प्रश्न एक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों अवस्थाएं लगातार एक के बाद एक पाई जाती हैं? सही उत्तर है बेलन घाटी, जो मिर्जापुर में है। मिर्जापुर का इलाका। हाँ, और इसे पढ़ते हुए ना मेरे दिमाग में एक दिलचस्प ख्याल आया। मतलब बेलन घाटी बिल्कुल आज के स्मार्टफोन अपडेट्स की तरह लगती है। स्मार्टफोन अपडेट्स वो कैसे? देखिए, जैसे पहले वर्जन 1 आता है, फिर कुछ सालों बाद वर्जन 2 और फिर 3। यहाँ भी इंसान के विकास के तीनों वर्जन, पुराना, मध्य और नया पाषाण काल, एक ही जगह मिल रहे हैं। पर ऐसा क्यों हुआ कि इंसान ने हजारों सालों तक इस जगह को छोड़ा ही नहीं? ये बहुत ही सटीक और शानदार तुलना है। देखिए, बेलन घाटी को इतिहासकार एक तरह का टाइम कैप्सूल मानते हैं। आमतौर पर होता यह कि जलवायु परिवर्तन या नदियों के सूखने के कारण इंसान जगह बदल लेता है ना? बिल्कुल, वो दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन बेलन घाटी का जो इकोसिस्टम था ना, वो अविश्वसनीय रूप से स्थिर था। वहाँ टोन्स नदी की सहायक बेलन नदी से ताज़ा पानी मिल रहा था। अच्छा, पानी की सुविधा थी। हाँ, और साथ ही विंध्य की पहाड़ियों से औजार बनाने के लिए बेहतरीन पत्थर, जिसे हम क्वार्ट्जाइट कहते हैं, वो उपलब्ध था। शिकार के लिए जानवर भी बहुत थे। मतलब उनके पास सब कुछ था वहाँ? जी, ये निरंतरता हमें दिखाती है कि कैसे इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता बड़े पत्थरों से शुरुआत की, फिर छोटे और तेज औजार बनाए और अंततः खेती करना सीख लिया। यानी बेलन घाटी वो प्रयोगशाला थी जहां इंसान सभ्य हो रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर हड़प्पाई लोग कपास भी उपजाते थे? इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और इसी से एकदम जुड़ा हुआ है हमारा प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के इतिहास को हड़प्पा काल से जोड़ता है? इसका भी सही उत्तर है आलमगीरपुर, जो मेरठ में है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि आलमगीरपुर और कपास का ये जो कनेक्शन है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये कनेक्शन ना आर्थिक इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना है। आलमगीरपुर दरअसल हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। यह हिंडन नदी के किनारे बसा था। हिंडन नदी, जी हाँ। अब कपास की खेती के पीछे का अर्थशास्त्र समझिए। कपास कोई जंगली घास तो है नहीं जिसे आप बस ऐसे ही खा लें। हाँ बिल्कुल, वो तो नकदी फसल है। सही कहा, कैश क्रॉप। कपास उगाने का मतलब है कि उस समाज को सूत काटना आता था, तकली का इस्तेमाल करना आता था और कपड़े बुनने की पूरी एक इंडस्ट्री उनके पास थी। बाप रे, उस जमाने में पूरी इंडस्ट्री? जी हाँ, ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि हड़प्पा की उन्नत शहरी जीवन शैली सिर्फ सिंधु नदी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ तक आ पहुंची थी। मतलब उस दौर का ये एक बड़ा टेक्सटाइल हब रहा होगा। ये वाकई रोमांचक है। चलिए अब सिंधु घाटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस युग में जहां से वैदिक संस्कृति और महाकाव्यों की रचना शुरू हुई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अब अगर हम प्रश्न 4 देखें, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश। और इसी काल की एक बहुत बड़ी पहचान से जुड़ा है प्रश्न 5। उत्तर वैदिक काल का सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक मृदुभांड निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है चित्रित धूसर मृदुभांड। चित्रित धूसर मृदुभांड यानी पेंटेड ग्रे वेव। हाँ, अब यहां मुझे एक बात पर बहुत हैरानी होती है। जब भी मैं इतिहास पढ़ता हूं, ऐसा लगता है जैसे इतिहासकार हमेशा मिट्टी के बर्तनों को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहते हैं। क्या ये उस समय का कोई ब्रांड मार्कर था? आपने एकदम सही शब्द पकड़ा है, ब्रांड मार्कर, है ना? बिल्कुल। आज के दौर में जैसे हम किसी का स्मार्टफोन या गाड़ी देखकर उसके रहन सहन का अंदाजा लगाते हैं। हाँ, स्टेटस सिंबल। सही कहा। प्राचीन काल में जब प्लास्टिक या स्टील नहीं था, तो समाज की तकनीकी तरक्की का पैमाना उनके बर्तन होते थे। ये चित्रित धूसर मृद भांड कोई साधारण मटमैला बर्तन नहीं था। तो इसमें क्या खास बात थी? इसे बनाने के लिए कुम्हार को पायरो टेक्नोलॉजी का गहरा ज्ञान होना चाहिए था। इसे भट्टी में कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में पकाया जाता था, जिससे इसका रंग एकदम स्लेटी हो जाता था। ओहो, मतलब काफी एडवांस तकनीक थी। जी, फिर उस पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। ये बर्तन बताता है कि समाज अब कबीलाई जीवन से निकलकर एक कलात्मक समाज बन चुका था। ये उत्तर वैदिक काल के एलीट वर्ग की डाइनिंग टेबल की शान हुआ करता था।
वाह, मतलब उस समय की लग्जरी डाइनिंग। बर्तनों से आगे बढ़कर महाकाव्यों की बात करते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक भूगोल को आकार दिया। बिल्कुल, महाकाव्यों का दौर। प्रश्न 6 है, स्थानीय मान्यता के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित था? सही उत्तर है बिठूर, जो कानपुर में है। कानपुर के पास बिठूर। इसी से जुड़ा है प्रश्न 7, रामायण की कथा कौशल राज्य के किस वंश से संबंधित थी? इसका सही उत्तर है इक्ष्वाकु वंश। जी, इक्ष्वाकु वंश। अगर हम भौगोलिक नामों की बात करें तो प्रश्न 8 पूछता है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता था? सही उत्तर है उत्तरांचल। बिल्कुल, उत्तरांचल नाम तो बहुत बाद का है। और फिर आता है प्रश्न 9, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित वंश की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है अयोध्या। अयोध्या, जो कि कौशल राज्य का केंद्र था। तो मैं ये सोच रहा था कि रामायण, इक्ष्वाकु वंश और अयोध्या, इन महाकाव्यों और उत्तर प्रदेश के भूगोल के बीच के इस गहरे राजनीतिक संबंध को हम कैसे डिकोड करें? देखिए, इन महाकाव्यों को सिर्फ धार्मिक कहानियों तक सीमित रखना एक भूल होगी। अच्छा। जी, ये उस समय के राजनीतिक विस्तार और नए साम्राज्यों के उदय के दस्तावेज भी हैं। जब हम इक्ष्वाकु वंश की बात करते हैं तो हम असल में कौशल राज्य के एक मजबूत राजनीतिक ढांचे की बात कर रहे हैं, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। बिल्कुल। ये वो समय था जब लोग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे थे और छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े महाजनपद बन रहे थे। रामायण की कथा हमें दिखाती है कि कैसे गंगा सरयू के उपजाऊ मैदानों में सत्ता स्थापित हो रही थी। और ये जो आश्रम थे जैसे बिठूर में, हाँ, जंगलों में फैले ये आश्रम इस नई राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को दूर दूर तक फैलाने का काम कर रहे थे। बहुत खूब। अब गंगा के इन्हीं उपजाऊ मैदानों की बात निकली है तो देखते हैं कि इंसान ने यहाँ खेती और बस्तियां बसाने की शुरुआत कैसे की। ये एक बहुत ही अहम पड़ाव है। प्रश्न 10 है, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, मगहरा तथा पंचों के उत्खनन से निम्नलिखित में से किसके संबंध में जानकारी नहीं प्राप्त होती है? सही उत्तर है नगरीय व्यवस्था, यानी वहां खेती और पशुपालन तो था पर नगर नहीं थे। सही कहा, अभी नगर बनने में समय था। इसके विपरीत अगर हम प्रश्न 11 देखें, अहिच्छत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? सही उत्तर है पांचाल। पांचाल महाजनपद। अब मैं प्रश्न 12 और 13 पर आता हूं, जो पूरे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। अच्छा, वो कौन से हैं? प्रश्न 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर है लहुरा देव से। जी, लहुरा देव। और प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही कथन क्या है? सही उत्तर है कि पुरास्थलों से कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं और प्राचीनतम अन्न जौ और धान है। बिल्कुल, जौ और धान। लहुरा देव के इन तथ्यों को देखकर तो मुझे लगता है कि ये प्राचीन काल की सिलिकॉन वैली रहा होगा। मतलब इसने तो इतिहास की किताबें ही फिर से लिखवा दी। ये सचमुच एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्रांति थी। कुछ दशक पहले तक पूरी दुनिया के इतिहासकार मानते थे कि खेती की शुरुआत मेहरगढ़ से हुई थी, जो अब पाकिस्तान में है। राइट जी, जो करीब 7000 ईसा पूर्व की बात है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव की खुदाई हुई। वहां मिले धान के दानों की जब कार्बन डेटिंग की गई ना, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। क्या निकला नतीजों में? पता चला कि वहां 8000 से 9000 ईसा पूर्व से ही धान की खेती हो रही थी। आपने इससे कृषि की सिलिकॉन वाली कहा, जो एकदम सटीक है। बीज बोकर फसल काटना मानव इतिहास का सबसे बड़ा इनोवेशन था। बिल्कुल, इससे बड़ा इनोवेशन क्या ही होगा। लेकिन जैसा आपने प्रश्न 10 में कुल्ढीवा के बारे में पढ़ा, इस इनोवेशन के तुरंत बाद शहर नहीं बन गए। पहले हजारों सालों तक सिर्फ गांव रहे, सरप्लस अनाज पैदा हुआ और फिर सदियों बाद पांचाल जैसे महाजनपद और उनकी अहिच्छत्र जैसी बड़ी राजधानियां बनी। ये क्रमिक विकास समझना वाकई जरूरी है। चलिए अब कुछ दिलचस्प पुरातात्विक रहस्यों की बात करते हैं जो हमें मिट्टी में दबे मिले हैं। रहस्य हमेशा रोमांचक होते हैं। प्रश्न 14 है, ग्यारिक मृदभांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? सही उत्तर है हस्तिनापुर में। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। अभी हमने पीजीडब्ल्यू की बात की थी, अब ये ओसीपी क्या है? ओसीपी यानी ओकर कलर्ड पॉटरी, जिसे हम गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन कहते हैं।
जब बीवी लाल जैसे पुरातत्वविदों ने हस्तिनापुर और आसपास खुदाई की तो उन्हें ऐसे बर्तन मिले जो छूते ही हाथों में गेरुआ रंग छोड़ देते थे। अच्छा, रंग छोड़ देते थे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि हजारों सालों तक बाढ़ के पानी या नम मिट्टी में दबे रहने के कारण इनकी ऊपरी परत खराब हो चुकी थी। इतिहासकार इस संस्कृति को ताम्र निधान यानी कॉपर होड से जोड़ते हैं। मतलब ये तांबे के औजार बनाते थे? बिल्कुल, ये वो लोग थे जो तांबे के बड़े बड़े हथियार बनाते थे। ये हड़प्पा के पतन और वैदिक काल के उदय के बीच की एक बहुत ही रहस्यमयी कड़ी है। दिलचस्प। रहस्यमयी कड़ियों की बात हो ही रही है तो प्रश्न 15 पर नजर डालते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सही उत्तर है लेखिया। जी, लेखिया से। इतने सारे मानव कंकाल एक ही जगह से? क्या यह किसी प्राचीन युद्ध या नरसंहार या फिर किसी भयानक महामारी का इशारा है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने लेखिया का अध्ययन किया ना, जो कि एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो कहानी कुछ और ही निकली। अच्छा, तो नरसंहार नहीं था। वहां से 17 से लेके 27 के करीब मानव कंकाल एक ही जगह से मिले हैं। फॉरेंसिक अध्ययन से पता चला कि इन कंकालों पर किसी सामूहिक हमले के निशान नहीं हैं। तो फिर वो वहां एक साथ कैसे मिले? बल्कि ये उनके दफनाने की प्रथाओं यानी बरियल प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। ये दिखाता है कि उस समय का मानव अपने मृतकों को एक खास दिशा में और एक निश्चित जगह पर दफनाता था। उनके पास जीवन और मृत्यु को लेकर ठोस मान्यताएं थीं। यानी वो एक संगठित समाज बन रहा था। चलिए अब प्रश्न 16 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर में। ये भी एक बड़ी खोज लगती है। बिल्कुल। मांडी गांव की खोज ने रातों रात इतिहासकारों का ध्यान खींचा था। साल 2000 के आसपास यहां से अचानक हड़प्पा काल के सोने के आभूषण, मनकों और तांबे के सिक्कों का एक बड़ा खजाना मिला। अरे वाह, सोने के आभूषण पश्चिमी यूपी में। हाँ, आमतौर पर हम सोचते हैं कि हड़प्पा मतलब सिंध या गुजरात का इलाका, लेकिन मुजफ्फरनगर में इतने विशाल खजाने का मिलना ये बताता है कि ये इलाका उस दौर में एक बहुत ही समृद्ध आर्थिक जोन था। इतिहास के ये छुपे हुए पन्ने जब खुलते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। चलिए, सत्ता, व्यापार और कंकालों के रहस्य से हटकर अब हम उस दौर में चलते हैं जब यूपी वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांति का ग्लोबल सेंटर बन गया था। ये दौर भारत के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। जी। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में किस महान धार्मिक विचारक का जन्म श्रावस्ती के समीप श्रावण में हुआ था? सही उत्तर है मखलीपुत्त गोशाल। मखलीपुत्त गोशाल। प्रश्न 18, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है मल्ल राज्य। मल्ल राज्य, बिल्कुल। और प्रश्न 19, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है कुशीनगर में। उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार के इसी खास इलाके में ऐसा क्या हो रहा था कि ये सारे नए विचार एक साथ पनप रहे थे? इस आध्यात्मिक जागृति के पीछे असल में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में लोहे के औजारों का खूब इस्तेमाल होने लगा था। लोहे के औजार? उससे क्या बदला? बहुत कुछ। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए, लोहे के फाल से गहरी जुताई हुई, जिससे गंगा के मैदानों में भारी मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। जब समाज में आर्थिक समृद्धि आती है तो व्यापारी वर्ग मजबूत होता है और फिर नए शहर बसते हैं ना? बिल्कुल। श्रावस्ती और राजगृह जैसे नए शहर बसे। पुराने कर्मकांड अब इन व्यापारियों को रास नहीं आ रहे थे। ऐसे माहौल में मखलीपुत्त गोशाल का नियतिवाद कि सब कुछ पहले से तय है या बुद्ध का मध्यम मार्ग लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा था। और जो कुशीनगर है जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वो मल्ल गणतंत्र का हिस्सा था। ये गणतंत्र नए विचारकों को सुरक्षा देते थे, जहां खुलकर डिबेट्स होती थीं। क्या बात है, यानी इकोनॉमी और फिलॉसफी साथ साथ चल रहे थे। इसी कड़ी में आगे देखते हैं प्रश्न 20, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जी, सही उत्तर है सारनाथ में। जी, सारनाथ में पहला उपदेश। और प्रश्न 21, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सही उत्तर है श्रावस्ती में। सारनाथ का तो समझ में आता है, पर श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा उपदेश क्यों?
इसके पीछे का कारण बहुत ही व्यावहारिक था। जी। बौद्ध भिक्षु साल भर पैदल यात्रा करते थे, लेकिन बारिश के 4 महीनों में वे एक जगह रुक जाते थे, जिसे वर्षावास कहा जाता था। अच्छा, मॉनसून रिट्रीट। हाँ, श्रावस्ती उस समय कौशल राज्य की राजधानी थी और एक बेहद अमीर व्यापारिक शहर था। वहाँ अनाथ पिंडक नाम का एक धनी व्यापारी था, जिसने संघ के लिए अपनी अपार संपत्ति खर्च करके जेतवन विहार बनवाया था। तो वहाँ उनके रुकने का अच्छा इंतजाम था। बिल्कुल, यहाँ सुरक्षित जगह और भिक्षा आसानी से मिल जाती थी। इसीलिए बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा वर्षावास श्रावस्ती में ही बिताए, और जाहिर है जहाँ वे रुकेंगे वहीं सबसे ज्यादा उपदेश भी देंगे। यह एक बहुत ही लॉजिकल कारण है जिसे अक्सर किताबों में मिस कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। जैन तीर्थ स्थल। और प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। कौशाम्बी को देखकर तो मुझे लगता है कि यह उस समय का एक प्राचीन मेल्टिंग पॉट था, जहां जैन और बौद्ध दोनों दर्शन शांति से साथ साथ फल फूल रहे थे। मेल्टिंग पॉट बिल्कुल सही शब्द है। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी और यह एक बहुत ही रणनीतिक व्यापारिक जंक्शन था। जंक्शन मतलब? व्यापारिक मार्गों का। हाँ, उत्तर पथ और दक्षिण पथ के व्यापारिक मार्ग यहीं आके मिलते थे। जहाँ व्यापार होता है वहाँ अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं के लोग आते हैं। कौशाम्बी के अमीर व्यापारियों ने न सिर्फ बौद्ध विहार बनवाए बल्कि जैन मुनियों को भी पूरा संरक्षण दिया। यानी धार्मिक सहिष्णुता की गहरी जड़ें। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अलग अलग विचार बिना खून खराबे के एक ही शहर में साथ रह सकते थे। संवाद और सह-अस्तित्व से ही समाज आगे बढ़ता है। चलिए अब इस शांति से निकलकर शिलालेखों और महान साम्राज्यों के दौर में चलते हैं, जो पत्थरों पर अपनी कहानी लिखवा रहे थे। ये इतिहास के सबसे पक्के दस्तावेज हैं। प्रश्न 24, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा के मार्ग का सही क्रम क्या था? सही उत्तर है सबसे पहले गया, फिर कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और अंत में श्रावस्ती। जी, ये उनके धम्म यात्राओं का क्रम था। प्रश्न 25, संकट काल के लिए खाद्यान्न सुरक्षित रखने का प्राचीनतम शाही आदेश कौन सा है? सही उत्तर है सौगौरा ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। क्यों? क्या खास लगा आपको इसमें? ये तो प्राचीन भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट या पब्लिक राशन सिस्टम था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोहगौरा गोरखपुर के पास एक जगह है, वहां से कांसे का छोटा सा अभिलेख मिला है जिस पर ब्राह्मी लिपि में निर्देश लिखे हैं। ये किसी राजा की अपनी तारीफ में लिखी गई कविता नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है? ये एक सख्त प्रशासनिक आदेश है कि यहाँ के 2 अनागारों में अनाज सुरक्षित रखा जाए ताकि अकाल या सूखे के समय जनता को बांटा जा सके। वाह, ये तो बहुत मॉडर्न सोच थी। जी, ये मौर्य साम्राज्य के कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को साबित करता है। राज्य का काम सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं था, बल्कि क्राइसिस के समय अपनी जनता का पेट भरना भी उनका राजधर्म था। वाकई बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं कुषाण काल और शुंग वंश की ओर। प्रश्न 26 है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? सही उत्तर है 81 ईसन। 81 ईस्वी सन। प्रश्न 27, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? सही उत्तर है श्रावस्ती। बिल्कुल, श्रावस्ती का नाम उसमें नहीं है। अब एक दिलचस्प मोड़ आता है। प्रश्न 28 में पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? सही उत्तर है अयोध्या लेख। यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग को अयोध्या में 2-2 अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या यह कोई शक्ति प्रदर्शन था? 100%। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था। देखिए, पुष्यमित्र शुंग असल में मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता हथियाई थी। अच्छा, तो अपनी सत्ता को जायज ठहराना था उसे? बिल्कुल, अपनी सत्ता को वैध साबित करने के लिए उसे कुछ बड़ा करना था। वैदिक धर्म का सहारा लेते हुए उसने अश्वमेध यज्ञ किए, जिसका मतलब था कि जहां जहां उसका घोड़ा जाएगा वो जमीन उसकी होगी। और ये जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। हाँ,
और अयोध्या अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि पुष्यमित्र ने ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से मजबूती से स्थापित किया। सत्ता को वहता देने का क्या शानदार तरीका था। अब जो अगले प्रश्न आ रहे हैं वो एक ही पत्थर पर सदियों की कहानी कहते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। प्रश्न 29, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? सही उत्तर है जहांगीर का। जहांगीर का लेख, जी। और प्रश्न 30, हरिशेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है कि वे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। बिल्कुल सही। यह प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ तो मुझे किसी पुराने गेस्ट बुक जैसा लगता है। एक राजा ने खंबा गाड़ा, सदियों बाद दूसरे ने अपना नाम लिखवा दिया, फिर तीसरे ने अपनी चेक इन दर्ज कर दी। गेस्ट बुक वाला उदाहरण इसे एकदम सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। इतिहास में इसे पैलिम्सेस्ट कहा जाता है, जहां एक ही सतह पर कई परतें हों। ये स्तंभ मूल रूप से सम्राट अशोक ने बनवाया था और उस पर शांति का संदेश लिखवाया था। फिर समुद्रगुप्त ने उसे इस्तेमाल किया। हाँ, सदियों बाद समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन ने सोचा कि अशोक के शांति संदेश के ठीक नीचे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को दर्ज करने के लिए इससे बेहतर जगह क्या होगी, तो उन्होंने शानदार संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति खुदवा दी। और फिर मुगल काल में जहांगीर ने भी वही किया। 17वीं सदी में जहांगीर ने भी फारसी में अपनी वंशावली उस पर दर्ज करवा दी। एक ही पत्थर पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर का लेख होना ये दिखाता है कि सत्ता कैसे पुरानी विरासतों पर कब्जा करके खुद को महान साबित करती है। इतिहास की परतों को एक ही खंबे पर देखना वाकई कमाल है। चलिए अब अपने अंतिम कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 31, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? सही उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख। हूणों का आक्रमण एक बहुत बड़ी घटना थी। इन हूणों ने क्या ऐसी तबाही मचाई थी कि स्कंदगुप्त को यह खंबा बनवाना पड़ा? हूण मध्य एशिया के बहुत ही खूंखार खाना बदोश कबीले थे। जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, तब पश्चिम से इन हूणों के भयंकर आक्रमण शुरू हुए। स्कंदगुप्त ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन्हें रोकने में लगा दिया। और वो इसमें सफल भी हुए, है ना? बिल्कुल। उसने एक निर्णायक युद्ध में उन्हें हराया और ये भीतरी स्तंभ लेख उसी महान विजय की कहानी सुनाता है। लेकिन लगातार युद्धों से तो साम्राज्य कमजोर होता ही है, और यही हमें हमारे अगले सवालों में दिखता है। प्रश्न 32, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सही उत्तर है कन्नौज तथा प्रयाग में। जी, कन्नौज और प्रयाग। प्रश्न 33, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सही उत्तर है कन्नौज। इन सवालों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कन्नौज उस समय का दिल्ली बन गया था? हाँ, बिल्कुल सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे। जिस तरह आज दिल्ली भारत की सत्ता का केंद्र है, 7वीं शताब्दी आते आते कन्नौज उत्तर भारत की दिल्ली बन चुका था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से खिसककर पश्चिम की ओर कन्नौज में आ गया था। अच्छा, कन्नौज में ही क्यों? क्योंकि कन्नौज गंगा नदी के किनारे एक सुरक्षित जगह पर बसा था। जो भी कन्नौज पर कब्जा करता, उसका उत्तर भारत के पूरे व्यापार और उपजाऊ मैदानों पर नियंत्रण हो जाता। इसीलिए हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। लेकिन कन्नौज से पहले क्या स्थिति थी? ये साफ करते हैं हमारे बचे हुए सवाल। प्रश्न 34, चीनी एवं तिब्बती इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क का किस स्थान के राजा से युद्ध हुआ था? सही उत्तर है साकेत, यानी अयोध्या के राजा से। साकेत से युद्ध। और प्रश्न 35, कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। सही उत्तर है मथुरा। अगर हम इन सभी को जोड़ें तो एक पैटर्न दिखता है। जी बिल्कुल, कनिष्का का साकेत पर हमला करना या मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाना, ये सब कन्नौज के उदय से पहले की बात है। एक समय था जब मथुरा और साकेत शक्ति के सबसे बड़े केंद्र थे। पर समय के साथ वो बदल गया। हाँ, व्यापारिक मार्गों में बदलाव और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण अंततः कन्नौज ही वो अंतिम महान व्यापारिक हब बनकर उभरा, जिसके लिए बाद में कई वंशों ने खून बहाया। बिल्कुल। और अब आते हैं हमारी इस लिस्ट के आखिरी सवाल पर, जो वापस हमें गुप्तकाल के उसी महान योद्धा तक ले जाता है। प्रश्न 36, गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी अभिलेख का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। हाँ, जिसकी हमने प्रश्न 31 में चर्चा की थी। ये गाजीपुर
पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत अहम रणनीतिक बिंदु था जहां हूणों को रोका गया था। तो देखा हमारे सुनने वालों ने कैसे इस ऐतिहासिक यात्रा में हमने समय की एक लंबी छलांग लगाई है। हमने शुरुआत की थी बेलन घाटी के उन पत्थरों से जिन्हें इंसान ने पहली बार अपना औजार बनाया था। फिर हम लोहरा देव के उन खेतों तक गए जहां धान बोया गया। और फिर हमने श्रावस्ती और कौशाम्बी के उन रास्तों को देखा जहां बुद्ध और महावीर ने नए समाज की नींव रखी। बिल्कुल। और अंत में हमने उन पत्थर के खंभों को देखा जो आज भी शक्तिशाली राजाओं की कहानी खामोशी से सुना रहे हैं। यूपी की जमीन ने अपने अंदर पूरे भारतवर्ष के निर्माण की कहानी समेटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये साक्ष्य हमें बताते हैं कि मानव सभ्यता किसी एक सीधी रेखा में नहीं चली। इसमें कई ठहराव आए, पुरानी चीजें नष्ट हुईं और नए शक्ति केंद्रों का उदय हुआ। ये निरंतरता और बदलाव का एक अद्भुत नाटक है। बिल्कुल सही कहा। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार। आज हमने देखा कि पुराने समय के मिट्टी के बर्तन और पत्थर के मजबूत खंभे हजारों साल बाद भी हमें उस दौर की एकदम स्पष्ट कहानी सुना रहे हैं। जी, क्योंकि वो भौतिक रूप से वहां मौजूद थे। हाँ, तो जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न डिजिटल युग में जब हमारी ज्यादातर जिंदगी क्लाउड पर, हार्ड ड्राइव्स में या इस स्क्रीन के पीछे सिमट गई है, तो आज से 2000 साल बाद के इतिहासकार हमारी सभ्यता के बारे में जानने के लिए जमीन से क्या खोद कर निकालेंगे? ये सच में बहुत सोचने वाली बात है। क्या हमारे पास कोई ऐसा भौतिक दस्तावेज है जो हजारों साल टिकेगा और हमारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को सुनाएगा? या हम सिर्फ एक क्रैश हुई हार्ड ड्राइव बन के रह जाएंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास की गहराइयों को ऐसे ही खंगालते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।